ओके, सो इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है उसके तीन प्रपोज मॉडल थे, एक कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और एक डिस्पर्सिव मॉडल था। और वो एक्सपेरिमेंट जिसने ये एक्सप्लेन किया था कि इसमें से जो करेक्ट मॉडल है वो सेमी कंजर्वेटिव है, वो मेसलसन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था। कंजर्वेटिव मॉडल में हमने देखा था कि जो पेरेंट डीएनए होता है वो एज इट इज सलामत रहता है, जबकि जो डॉटर डीएनए बनता है, जो न्यू डीएनए बनता है, वो बिल्कुल सेपरेट होता है। ठीक है, वो बिल्कुल सेपरेट होता है, बिल्कुल न्यू कॉपी होती है और एंटायरली फ्रॉम स्क्रैच बनता है। पेरेंट डीएनए जो है उसको कुछ भी नहीं होता, वो एज इट इज सलामत रहता है। और अगर यही पेरेंट डीएनए हाफ जो है वो हाफ सलामत रहे और हाफ जो है उसके अराउंड एक नया धागा बन जाए, तो इसको हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। यानी एक डीएनए से जो दो डीएनए बनेंगे, इस डीएनए से जो दो डीएनए बनेंगे उसमें आधा धागा पुराना वाला होगा और आधा इसके अराउंड जो है वो नया वाला बनेगा। और डिस्पर्सिव मॉडल में हमने देखा था कि मिक्सचर बनता है, जो दो नए डीएनए बनेंगे, उसके अंदर जो चार धागे होंगे टोटल, वो चारों जो है वो मिक्सचर होंगे ओल्ड एंड न्यू डीएनए का। ये इस तरह हो सकता है कि पुराना जो डीएनए है वो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाए, कम्प्लीटली न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर टूट जाए या फिर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाए, और जब दूसरा डीएनए बनना हो तो इस जो नए न्यूक्लियोटाइड आए हुए हैं वो और जो इसमें से न्यूक्लियोटाइड निकले हैं वो सब मिलकर एक नया जो है वो डीएनए बनाए, जिसके अंदर पुराने और नए का मिक्सचर हो। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के लिए जो एक्सपेरिमेंट था वो मेसलसन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था। बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने जो है वो इकोलाई बैक्टीरिया लिया और उसको ग्रो करवाया एक ऐसे मीडियम के अंदर। हमारे पास डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, N14 होता है, N15 होता है। तो इन्होंने क्या किया, नॉर्मली नाइट्रोजन 14 होता है डीएनए के अंदर, इन्होंने इसे एक ऐसे मीडियम के अंदर ग्रो करवाया कि जिसके अंदर हैवी नाइट्रोजन था, N15 था। तो डीएनए के अंदर जो है वो N15 जाता रहा, मल्टीपल जनरेशंस ग्रो करती रही, बार बार बैक्टीरिया इसमें ग्रो करता रहा। तो एक ऐसा वक्त आया कि उसके पूरे के पूरे डीएनए के अंदर N15 आ गया। ये इन्होंने चेक किया, सीजियम क्लोराइड जो है ये एक सोल्यूशन है, इसको इन्होंने इस्तेमाल किया। इस सीजियम क्लोराइड के अंदर जब इस डीएनए को डाला गया तो ये काफी नीचे था। अच्छा, इस सीजियम क्लोराइड के अंदर जो डेंसिटी होती है इसकी, वो ऊपर से नीचे जब आप जाते हैं तो इसकी डेंसिटी बढ़ती है। तो नाइट्रोजन 15 चूंकि बहुत डेंस था तो ये इसके अंदर आपको नीचे नजर आ रहा है। इसको इन्होंने दोनों धागे जो है डीएनए के वो पिंक से रिप्रेजेंट किए हैं। पिंक जो है वो रिप्रेजेंट करेगा N15 को और ब्लू जो है वो रिप्रेजेंट करेगा N14 को। तो इस वक्त अगर इस डीएनए की पिक्चर ली जाए, चूंकि N15 जो है वो एक्सरे के अंदर जो है वो नजर आएगा, तो इसका अगर बैंड देखा जाए तो ये डार्कर बैंड इस तरह का जो नजर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके दोनों धागे जो है उसके अंदर नाइट्रोजन 15 है। इसकी एक मैं बेटर डायग्राम दिखाऊंगा जिसके अंदर एक और डेंसिटी का एक जो है वो टेस्ट होता है, तो उसके थ्रू जो है वो बेटर समझ आएगा। खैर, जब सारा के सारा डीएनए जो है वो N15 हो गया, इन्होंने सीजियम क्लोराइड में चेक कर लिया और इस तरह का बैंड इन्हें ऑब्टेन हो गया। अब इन्होंने इस बैक्टीरिया को उठा के डाला ऐसे मीडियम के अंदर जिसके अंदर N14 है। अब इस N14 के अंदर डालने के बाद बैक्टीरिया एक बार मल्टीप्लाई करेगा, एक जनरेशन बनेगी, फिर दूसरी जनरेशन बनेगी, फिर तीसरी जनरेशन बनेगी, बनती जाएंगी। तो कुछ कुछ वक्त के बाद, यानी अगर बैक्टीरिया को 20 मिनट लगते हैं रेप्लिकेशन के अंदर, तो रेप्लिकेशन की फर्स्ट साइकिल के बाद, सेकंड साइकिल के बाद, थर्ड साइकिल के बाद इन्होंने इसमें से सैंपल निकाले और उनका डीएनए जो है वो इसी सीजियम क्लोराइड में डाल के चेक किया। तो रेप्लिकेशन की फर्स्ट साइकिल के बाद जब इन्होंने डीएनए निकाल के चेक किया तो वो पुराने वाले डीएनए के मुकाबले में थोड़ा सा ऊपर आ गया था, यानी उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई थी। तो ये ऐसे हो सकता है कि इस डीएनए के अंदर अब जो नया धागा बना है वो बना है किसका, वो N15 का बना है। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर जो है N14 का बना है। इस पॉइंट के ऊपर, सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर आप एक मॉडल जो है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और वो है कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर अगर ऐसा होता तो ये वाला जो पॉइंट था कि जिसके ऊपर पिछला डीएनए सलामत था, तो वो वाला पॉइंट आपको अलग से नजर आता और नया डीएनए जो बनता वो इससे भी थोड़ा ऊपर बनता। जो लाइट डीएनए होता है जिसके अंदर दोनों N14 होते, दोनों धागे जो है वो N14 के होते, वो कहीं यहाँ पर होता, और जो N15 वाला डीएनए था वो अगर कंप्लीटली सलामत रहता तो वो आपको नीचे नजर आता। तो इस पॉइंट के ऊपर इन्होंने कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया कि अगर कंजर्वेटिव मॉडल होता तो हमें इस तरह की पिक्चर नजर नहीं आती। अब रहेगा दो मॉडल, एक डिस्पर्सिव मॉडल हो सकता है और एक जो है वो सेमी कंजर्वेटिव हो सकता है। ये दोनों मॉडल अभी तक जो है वो सलामत है, इनमें से कोई एक मॉडल है जो इसके ऊपर लागू होगा। देन रेप्लिकेशन की दूसरी साइकिल हुई, रेप्लिकेशन की दूसरी साइकिल के बाद इन्हें पुराना वाला तो दोबारा नहीं मिला। जिस पॉइंट पे N15 वाला डीएनए स्टार्टिंग में डीएनए मिला था वो दोबारा उस पॉइंट पे नहीं मिला, लेकिन जो सेकंड साइकिल में मिला था वो अपनी जगह सलामत रहा और इन्हें एक और पॉइंट के ऊपर नया डीएनए मिला। तो ये इस तरह की बैंड इन्हें नजर आए। तो इन्होंने अज्यूम किया कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन हो रही है वो
वो इस तरह से हो रही है कि एक धागा जो है इसके अंदर वो पुराना वाला है और एक धागा नया वाला है। इनिशियली दोनों धागे जो है वो हैवी थे, N15 वाले थे तो वो नीचे थे। फिर एक इंटरमीडिएट कंडीशन आई। इंटरमीडिएट कंडीशन में इक्वल अमाउंट ऑफ ओल्ड डीएनए और इक्वल अमाउंट ऑफ न्यू डीएनए था, तो उसकी वजह से ये इंटरमीडिएट एरिया के अंदर जो है ये तैरता हुआ नजर आया और इसका बैंड इस तरह का नजर आया। एंड देन जब कंटिन्यूस साइकिल हुई तो ये वाला जो डीएनए था जिसमें एक धागा जो है वो N15 का है और एक धागा जो है वो N14 का है, तो ये N15 वाला जो है ये अपने अराउंड जो नया धागा बनाएगा वो N14 वाला बनाएगा और ये अगेन इंटरमीडिएट डेंसिटी का होगा, तो ये यहीं तैरता रहेगा। और ये जो N14 था एक धागा, वो अपने अराउंड नया धागा जो बनाएगा वो N14 का बनाएगा, तो ये दोनों धागे लाइट होंगे। जब ये दोनों धागे लाइट होंगे तो ये ऊपर नजर आएंगे। एंड देन कंटिन्यू जब ये रेप्लिकेशन चलती रही तो इन्हें इसी तरह के बैंड्स नजर आए। अब इस इमेज को अगर आप देखें, ये वही इमेज है लेकिन इसके अंदर ये डेंसिटोमेट्रिक स्कैन इन्होंने करके दिखाया है। अब ये जो तीन लाइंस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें से जो ये वाली लाइन है इस तरफ वाली, ये रिप्रेजेंट कर रही है ऐसे डीएनए को कि जिसके अंदर दोनों धागों में नाइट्रोजन 15 वाला एलिमेंट होगा। और इसकी जो दरमियान वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है ऐसे डीएनए को कि जिसके अंदर एक धागा N15 वाला होगा और एक धागा N14 वाला होगा। और इसकी जो पहली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक ऐसे डीएनए को जो दोनों धागे N14 वाले होंगे। तो ये वाला जो डीएनए है N14 ये बिल्कुल लाइट डीएनए होगा, N15 ये हैवी डीएनए होगा और ये जो दरमियान में है ये इंटरमीडिएट डीएनए हमें मिलेगा। तो पहली इनिशियल जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था तो आपके पास जो दोनों धागे थे उसके अंदर N15 था, तो इन्हें यहाँ पे डेंसिटी जो मिल रही थी वो N15 वाले डीएनए की जो है वो सबसे ज्यादा डेंसिटी मिल रही थी। ठीक है, डेंसिटी के अंदर सबसे ज्यादा जो था मिल रहा था, बल्कि सबसे ज्यादा क्या सारा का सारा जो डीएनए था वो N15 वाले लेवल के ऊपर था। कोई डीएनए इंटरमीडिएट चेन वाला नहीं था और कोई डीएनए लाइट चेन वाला नहीं था, और उसका बैंड जो है वो इस तरह का डार्क बैंड बन रहा था। उसके बाद रेप्लिकेशन की फर्स्ट साइकिल के बाद इन्हें जो डीएनए मिलना शुरू हुआ वो मिड वाला डीएनए मिलना शुरू हुआ, यानी इंटरमीडिएट, यानी ऐसा डीएनए कि जिसके अंदर एक जो चेन थी वो N14 से बनी हुई थी और एक चेन जो है वो N15 से बनी हुई थी। अब ये शिफ्ट होना शुरू हो गया। पहले ये डीएनए का बैंड इस पॉइंट के ऊपर था, अब ये डीएनए का बैंड शिफ्ट होकर इंटरमीडिएट में आ गया। पहले ये वाले पॉइंट पे था हैवी और अब इंटरमीडिएट डीएनए है उसका बैंड जो है वो शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद रेप्लिकेशन की दूसरी साइकिल के बाद इन्हें दो तरह के डीएनए मिल रहे हैं। एक तरह का डीएनए उसी तरह का इंटरमीडिएट, लेकिन बजाय इसके कि बहुत ज्यादा अमाउंट मिले इनका मॉडरेट अमाउंट मिल रहा है, और उतना ही अमाउंट इन्हें दूसरी टाइप का डीएनए का मिल रहा है जो कि लाइट डीएनए है जिसके अंदर दोनों N14 है। तो ये N14 के दो स्ट्रैंड है और ये N14 और N15 के दो स्ट्रैंड है। तो ये बैंडिंग की जो शक्ल अब इन्हें मिल रही है इसमें लाइट और डार्क दोनों मिल रहे हैं, जो कि N14 को रिप्रेजेंट कर रहा है और N14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इफ इट कंटिन्यूज तो फिर इन्हें ज्यादा जो मिलेगा वो N14 वाले मिलेंगे, ज्यादा डीएनए जो है वो ऐसे मिलेंगे जो लाइट चेन वाले होंगे दोनों, और कुछ डीएनए जो है इन्हें स्टिल हैवी चेन वाला मिलेगा जो कि इससे मिलके बन रहा होगा लाइट और हैवी चेन वाला। तो दिस इज दी एक्सपेरिमेंट जो कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूव करता है। बिकॉज अगर डिस्पर्सिव मॉडल होता तो उसके अंदर रिजल्ट हमें कुछ डिफरेंट मिलता, उसके अंदर इतना क्लियर कट डेंसिटी का डिफरेंस नहीं मिलता क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट मिक्सचर आ रहा होता। तो ये जो क्लियर कट डिफरेंस मिल रहा है इससे पता लग रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है डीएनए रेप्लिकेशन का, एक स्ट्रैंड जो है वो पुराना वाला ही रहता है और एक स्ट्रैंड जो है वो अपने अराउंड नया डीएनए फॉर्म करता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हमने प्रीवियसली बात की थी कि डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत क्यों है। जब भी सेल डिवाइड होता है हमारी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो जाइगोट से होती है। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, जाइगोट एक सेल होता है और एक सेल से बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बने हैं। उन सबके अंदर अगर आप देखें तो इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। इसी वजह से होता है कि एक सेल जो है वो डिवाइड होने से पहले अपना डीएनए कॉपी करता है, और उस कॉपी होने के अंदर एक तो इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए होना चाहिए, यानी जो दो कॉपीज बन रही हैं वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए ताकि जो भी दो सेल्स बने हैं उनमें सेम डीएनए जा सके। और दूसरा ये कि उसके अंदर कोई एरर्स नहीं होने चाहिए। तो ये होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। ये इसकी नीड होती है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों चाहिए, ताकि एक तो जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जितने सेल्स हैं उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जाए, और दूसरा ये है कि आगे जो जनरेशंस है उनके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल पास ऑन हो सके। तो किसी भी प्रोसेस की तरह इसके अंदर भी मल्टीपल चीज़ें आपको चाहिए, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके अंदर। देयर आर सम एंजाइम्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, एंड देन देयर आर न्यूक्लियोटाइड्स जिनसे आप मिलकर डीएनए बनाते हैं।
ओके, लेट्स टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कोई भी काम जो है वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है, बिल्कुल इसी तरह से डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होती है जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। वो कैरियोट्स जो होते हैं, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, उनके अंदर एक सिंगल ओरिजिन होता है क्योंकि उनका एक ही सिंगल आपका सर्कुलर सा डीएनए होता है। तो एक सिंगल पॉइंट होगा कि जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और पूरा जो डीएनए है वो इसी तरह से रेप्लिकेट होगा। जबकि हमारा डीएनए जो कि बहुत बड़ा है, बहुत ही एक्सटेंसिव है, हमने प्रीवियसली बात की थी कि अगर सारे क्रोमोसोम्स जो हैं एक सेल के उनसे निकाले डीएनए तो 7 फीट का डीएनए बनता है। तो इसमें मल्टीपल ओरिजिन है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी जहाँ से कहानी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। जो एंजाइम्स हमें चाहिए, जो प्रोटीन्स हमें चाहिए, उनके अंदर हमारे पास एक एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज का काम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक करना। तो डीएनए के जो दो धागे हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में जो अटैच होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं। एडेनिन और थायमीन के दरमियान में वीक बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड्स होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान में 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो जब तक ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे, ये दोनों डीएनए एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, जब तक ये सेपरेट नहीं होंगे, हमारे पास एक ऐसी चीज नहीं बनेगी जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, इनको रेप्लिकेशन बबल बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज जिसने आके डीएनए की कॉपी करनी है, वो एंजाइम तब तक नहीं आ सकता जब तक यहाँ पे जगह नहीं बनेगी। तो रेप्लिकेशन बबल बनाने के लिए आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक करने होते हैं। तो हेलिकेज जो है ये साइट्स रिकॉग्नाइज करता है जिस साइट से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिन्हें हम कहते हैं, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है। अच्छा, अब अगर हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से खोलूंगा तो ये वाला जो एंड है और ये वाला जो एंड है इसके ऊपर टेंशन आएगी। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज को दरमियान से खोलते हैं तो जितने डिस्टेंस के ऊपर ये बल पहले थे वो डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, यानी दोनों तरफ जो है ये टेंशन ट्रांसफर होगी। तो होता यह है कि यहाँ पे कॉइलिंग ज्यादा होना शुरू हो जाती है दोनों तरफ। तो इस कॉइलिंग को रिड्यूस करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है गायरेज, डीएनए गायरेज, इसको टोपोआइसोमरेज भी कहते हैं। तो ये टोपोआइसोमरेज जो है इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। ये क्या करता है, डीएनए के जो धागे होते हैं उनके अंदर कट लगाता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो एक धागे में कट लगाता है और डीएनए को अनवाइंड करता है, घुमाता है उसे और थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है ताकि बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट ना हो। और टोपोआइसोमरेज 2 जो होता है वो दोनों धागों में कट लगाता है, डीएनए को घुमाता है और उसके बाद उसके अंदर उसकी जो टेंशन है वो रिलीज करता है। तो एक एंजाइम जो है वो हेलिकेज है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, और दूसरा एंजाइम जो है वो डीएनए गायरेज है, या इसे टोपोआइसोमरेज भी कहते हैं। ये हेलिकेज के साथ साथ काम करता है और डीएनए को अनवाइंड करता है ताकि जो टेंशन क्रिएट हो रही है ड्यूरिंग द अनवाइंडिंग प्रोसेस वो रिलीज हो सके। अब जब दो डीएनए के धागों को सेपरेट किया है, रेप्लिकेशन बबल बनाया है, तो उनको उसी हालत में रखना है, वरना हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो आपस में दोबारा भी बन सकते हैं, ये जो अट्रैक्शन है ये दोबारा क्रिएट हो जाएगी। तो उसके लिए एक तरह की प्रोटीन होती है जिन्हें हम एसएसबी कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक धागे के ऊपर जाकर जो है वो अटैच हो जाती है और दोनों धागों को आपस में मिलने से रोकती है। अच्छा जी, तो रेप्लिकेशन बबल की बात होगी, जो गोल सा स्ट्रक्चर बना है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इमेज के अंदर। दिस एरिया, यहाँ तो आगे इन्होंने दूसरा नहीं बनाया हुआ, लेकिन दिस एरिया इज नोन एज रेप्लिकेशन बबल। और अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये कांटे की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसका अगला एंड है और ये पीछे पकड़ने वाला। तो दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क। एक रेप्लिकेशन फोर्क इस तरफ बनेगा, एक रेप्लिकेशन फोर्क दूसरी तरफ बनेगा। मैं कहीं पे दिखाता हूँ इमेज, इसके अंदर भी एक ही नजर आ रही है, ये इस इमेज के अंदर नजर आ रहा है। तो ये जो खुला हुआ बना हुआ है दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन बबल, इसके अंदर भी इसके अंदर क्लियर नहीं है, और उसी में दिखा देता हूँ। दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, और इस तरफ ये जो पॉइंट है दीज आर नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क्स। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसे अपनी जगह पर होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मजीद कुछ बात कर लेते हैं। इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, ये तो हमने ओरिजिन की बात कर ली। ओरिजिन के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, पहले हेलिकेज एंजाइम आएगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, वहां के बाइंड करेगा, हाइड्रोजन ब्रेक डाउन करेगा, रेप्लिकेशन बबल बनेगा, और साथ में डीएनए गायरेज जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है वो उन्हें अपनी जगह होल्ड करके रखेंगे, और डीएनए गायरेज जो है वो
जो टेंशन क्रिएट हो रही है उसको रिलीज करेगा। अब आ जाते हैं इलोंगेशन के अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। जब धागा बनना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। तो एक हमारे पास एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है, पॉलीमर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल के जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स यानी मोनोमर्स मौजूद होते हैं। पॉलीमरेज जो है वो एंजाइम है जो पॉलीमर्स बनाता है। एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो आरएनए बनाता है और एक डीएनए पॉलीमरेज होता है जो डीएनए बनाता है। तो यहाँ पे चूंकि डीएनए से डीएनए बन रहा है तो वी नीड अ डीएनए पॉलीमरेज। तीन तरह के डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, इनको हम 1, 2 एंड 3 कहते हैं। इनके तीन अलग अलग फंक्शंस हैं। हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये वो डीएनए पॉलीमरेज है जो कि असल में एंजाइम है रेप्लिकेशन का। एलोंगेशन के अंदर जो काम करेगा यानी धागे को बनाएगा वो आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। जबकि डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 के अलग अलग फंक्शन है। इसमें से पॉलीमरेज 2 जो है ये प्रूफ रीडिंग का काम करता है। होता यह है कि जब एक डीएनए के धागे को देखते हुए हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो बेस पेयरिंग का जो रूल होता है, अगर यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है तो इसके सामने गोनिन लगाना होता है, सॉरी थायमीन लगाना होता है। अगर यहाँ पे साइटोसिन लगा है तो यहाँ गोनिन लगाना होता है। तो ये बेस पेयरिंग से चल रहा होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है तो यहाँ पे थायमीन की जगह जो है वो साइटोसिन लग जाए गलती से। तो इस मिस्टेक को रीड करना और इसे रिमूव करना जो है ये डीएनए पॉलीमरेज 2 का काम होता है, ताकि डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशंस ना हो। और तीसरा डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या काम होता है? हमारे पास जो डीएनए के दो धागे होते हैं, यहाँ पे बनाते हैं डीएनए के जो हमारे, किधर गया, डीएनए के जो हमारे पास दो धागे होते हैं, अगर मैं इसको स्ट्रेट बनाऊं, ठीक है, तो एक धागे को हम नाम देते हैं 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, और जो दूसरा धागा है उसको हम नाम देते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये किस तरह से होता है? तो जो भी हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड होता है, अगर हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक पेंटोज शुगर होता है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है, उसके साथ एक फॉस्फेट लगा हुआ होता है 5वें कार्बन पे, और कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ होता है। अच्छा, इसके ऊपर जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा उसके अंदर भी कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ होगा और कार्बन नंबर 5 जो है उसके ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब डीएनए के एक धागा जो है, ये फॉर एग्जांपल ये एक धागा है और इसके सामने यहाँ पे दूसरा धागा होगा जो कि उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा। तो डीएनए के एक धागे के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड ऊपर से नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बनता है वो 3 और 5 के दरमियान में बनता है। कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। तो ऊपर वाले उसके कार्बन नंबर 3 और नीचे वाले के कार्बन नंबर 5 के दरमियान में बॉन्ड बनता है। इसे 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह इसके ऊपर वाले में भी ये वाला 5 और ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का 3, और इसके नीचे वाले में भी इसका 3 और नीचे वाले का 5, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसके नीचे जो है वो कोई और न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा और यहाँ से ऊपर कोई और न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा। तो इसका जो है वो कार्बन नंबर 3 फ्री है और इसका जो है वो कार्बन नंबर, सॉरी, इसका जो है वो कार्बन नंबर 5 फ्री होगा ऊपर और इसका जो है वो कार्बन नंबर 3 फ्री होगा। तो ये इसको हम नाम दे देंगे 3 to 5, ये धागा 3 to 5 हो जाएगा और इसके ऊपर हम प्राइम लगा देते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और ये वाला जो धागा होगा इसके अंदर उल्टा होगा, अगर इसके अंदर नीचे वाले एंड पे 3 फ्री है तो इसके अंदर ऊपर वाले एंड पे 5 फ्री होगा और नीचे वाले एंड पे 3 फ्री होगा। तो ये इन दो स्ट्रैंड्स की जो है वो डायरेक्शन होती है। मैं इसको दिखाता हूँ। सो दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम जो कि एक्सप्लेन करती है डीएनए के स्ट्रैंड्स की डायरेक्शन को। ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये उसके एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल क्यों कहते हैं? बिकॉज इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस तो बराबर का होता है बट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो इस स्ट्रैंड के अंदर जो इसका नीचे वाला एंड है या एक एंड जो है वो 3 प्राइम एंड है, वो फ्री है, और दूसरा एंड इसका 5 प्राइम एंड है, तो इसको हम 3 to 5 कह देते हैं। और इसका जो है वो ऊपर जो है वो 3 प्राइम एंड और नीचे 5 प्राइम एंड है, तो इसको हम 5 प्राइम to 3 प्राइम कह देते हैं। तो ये दोनों ऑपोजिट स्ट्रैंड होते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इन दोनों स्ट्रैंड्स को बनाने के लिए हमें ना छोटे छोटे से सेगमेंट्स चाहिए होते हैं आरएनए के। उन आरएनए के सेगमेंट्स को हम कहते हैं आरएनए प्राइमर्स।
तो इनिशियली आरएनए प्राइमर आके लगता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अपना काम, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इसका रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता, तो आरएनए प्राइमर आके लगता है, आरएनए प्राइमर अटैच होता है, देन डीएनए का जब धागा बन जाता है तो उस आरएनए प्राइमर को हटाने का काम, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए को हटाने का काम ये डीएनए पॉलीमरेज बनता होता है। तो तीन तरह के डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेन एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन करता है, यानी इलोंगेशन करता है, डीएनए के दोनों धागे बनाता है, लेकिन ये डीएनए का धागा बनाना स्टार्ट नहीं कर सकता, इसको आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए जिन्हें आरएनए प्राइमर कहते हैं। जब आरएनए प्राइमर का काम खत्म हो जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है इस आरएनए प्राइमर को हटा के डीएनए से बदल देता है। फर्क क्या होता है आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में राइबोज होता है और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोज होता है। दूसरा फर्क ये होता है कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में यूरेसिल आता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर थायमीन आता है। तो आरएनए के जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स थे जो छोटे छोटे सेगमेंट्स की फॉर्म में थे, डीएनए पॉलीमरेज 1 उन्हें हटा देते हैं और डीएनए पॉलीमरेज 2 एक बार डीएनए को पढ़ लेता है और इसके अंदर कोई भी अगर वो होती है, म्यूटेशन होती है, कोई भी चेंज आया हुआ होता है तो उसको प्रूफ रीड करके उसको रिपेयर कर देता है। तो ये हो गया हमारे पास डीएनए पॉलीमरेजेस 3 टाइप के। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। एक डीएनए का जो धागा है वो बनता है कंटिन्यूसली। हाँ भाई, तो हम कहाँ थे? बीच में मैं छोड़ के चला गया था, एक इमरजेंसी केस आ गया था, मैं इस वक्त 24 आवर ड्यूटी पे हूँ। मेरे ख्याल में मैं बता रहा था कि हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं। हाँ, तो डीएनए रेप्लिकेशन जब होती है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, डीएनए रेप्लिकेशन जब होती है तो उसमें हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी 2 लिमिटेशंस हैं। ये जो एंजाइम है, पहली बात तो ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता। जब प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता तो इसको चाहिए होते हैं आरएनए प्राइमर्स, आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए होते हैं। ये उनके साथ तो लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सब कुछ, पूरा एम्पायर जो है वो खुद खड़ा करते हैं, पूरा बिजनेस खुद खड़ा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने अब्बा जी का पैसा चाहिए होता है या फिर अब्बा जी का बिजनेस जो है वो उसी को लेके आगे चल सकते हैं, वो अपना कुछ खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो डीएनए पॉलीमरेज वो बिगड़ा हुआ बच्चा है कि इसको अपने अब्बा का बिजनेस चाहिए तो ये उसे कंटिन्यू कर सकता है। तो अब्बा का बिजनेस जो है वो आरएनए प्राइमर्स है। अच्छा, अब डीएनए का एक धागा जो है, ये हमारे पास अगर 2 धागे हैं तो इसके सामने एक नया धागा बनेगा और इसके सामने भी एक नया धागा बनेगा। ठीक है, तो एक धागा जो है वो कंटिन्यूसली बनता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है और वो है 3 प्राइम से 5 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो एक धागा जो है वो कंटिन्यूसली बनता है। जो धागा कंटिन्यूसली बनता है, नया धागा, वो कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड, और जो धागा छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बनता है वो कहलाता है लैगिंग स्ट्रैंड। जो कंटिन्यूस नहीं बनता, जो कि थोड़े थोड़े पीसेस के अंदर बनता है, और वो जो थोड़े थोड़े पीसेस बनते हैं जो बाद में जाके ज्वाइन हो जाते हैं वो कहलाते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास किधर गया, हाँ, तो जो इलोंगेशन का प्रोसेस है, जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। तो एक डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूस बनेगा जो कहलाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा जो है हमारे पास जो जो छोटे छोटे पीसेस के अंदर बनेगा वो कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। अच्छा, अब लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर होता यह है कि जो छोटे छोटे पीसेस बनते हैं उन्हें हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये मैं अभी दिखाता हूँ। और ये कितने बड़े होते हैं? ये होते हैं तकरीबन 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं, यानी 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड का एक हिस्सा बनेगा। ये एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट हो गया, फिर डीएनए पॉलीमरेज वहां से हट जाएगा और आगे जाके दोबारा कहीं पर बैठेगा, वहां से फिर दोबारा एक डायरेक्शन में मूव करके 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड का एक टुकड़ा बनाएगा। अब ये जो टुकड़े हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, इनको जोड़ना भी है, तो इनको जोड़ने के लिए एक और एंजाइम की जरूरत पड़ती है इस एलोंगेशन फेज में, जिसको हम डीएनए लाइगेज का नाम देते हैं। एक इमेज के जरिए मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छी इमेज है, हम किसी और से भी देख लेंगे। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये जो ब्राउन कलर के बने हुए हैं, ब्राउन या ऑरेंज टाइप के बने हुए हैं, ये है पुराना डीएनए। ये पुराना डीएनए था जो खुल गया है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क। इस रेप्लिकेशन फोर्क के ऊपर ये आपका हेलिकेज एंजाइम है, जो हेलिकेज जो है ये काटता हुआ चला जाएगा, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करता हुआ जाएगा। ठीक है, अब इस रेप्लिकेशन फोर्क के
को हम रेफरेंस लेते हुए देखेंगे तो एक धागा हमारे पास है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये ऊपर वाला, और दूसरा धागा है हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये इन्होंने डायरेक्शन दिखाई भी दी है डीएनए पॉलीमरेज की। अब मसला ये है कि इस डीएनए के ऊपर 3 प्राइम टू 5 प्राइम जब ये मूव करेगा तो ये कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा इस प्राइमर के अंदर, सिर्फ एक प्राइमर की नीड है इसे। एक बार प्राइमर ऐड हो जाएगा उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करता जा रहा है और इस प्राइमर के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा, तो ये वाला धागा तो कंटिन्यूअस बनेगा, यहाँ से डीएनए खुलता जाएगा और ये कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा। तो ये जो नया धागा बना है ये कहलाएगा लीडिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरा वाला धागा है, अब इसमें मसला क्या है, जो डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन है वो ये है, डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन क्या है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इस वाले स्ट्रैंड को रीड करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और नया स्ट्रैंड जो बनाएगा वो बनेगा हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो भी नया धागा बन रहा है वो किस डायरेक्शन में बन रहा है, तो नया धागा जो बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज रीड कहां से कहां करता है, तो रीड करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मूव करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो नया धागा बनाएगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा, ठीक है। यानी 3 प्राइम एंड के ऊपर न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करता जा रहा है। ये वाला धागा जो है इसके 3 प्राइम एंड के ऊपर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह इसकी डायरेक्शन भी अगर हम देखें तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड करेगा वो इसके 3 प्राइम एंड के ऊपर करेगा। अच्छा हुआ क्या, पहले ये वाला हिस्सा खुला हुआ था, ये वाला हिस्सा बंद था, ठीक है, ये वाला हिस्सा बंद था, सिर्फ ये वाला हिस्सा खुला हुआ था। यहाँ पे हमारे पास एक प्राइमर आके अटैच हो गया। जब ये प्राइमर अटैच हो गया तो डीएनए पॉलीमरेज आया और उसने इसको इसके 3 प्राइम एंड के ऊपर इसने मूव करना शुरू किया 3 टू 5, ठीक है, और इसने इसके 3 न्यू जो धागा है उसके 3 प्राइम एंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आके ये डिटैच हो गया। अब ये धागा इस तरफ खुल रहा है, डीएनए इस तरफ खुल रहा है, अब ये यहाँ से डिटैच होगा, डिटैच होने के बाद यहाँ आएगा एक और आरएनए प्राइम, एक और प्राइमर जो है वो बन चुका है यहाँ पे। तो ये प्राइमेज एंजाइम है जो कि आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े बना रहा है। एक और प्राइमर बन चुका, अब इसके ऊपर आके बाइंड करेगा, फिर इसमें ऐड करेगा, अब डीएनए मजीद इस तरफ खुलेगा तो ये मजीद इस तरफ आएगा। तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाता है जिन्हें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम जो है वो उसका होता है डीएनए लाइगेज का। इसमें अगर हम देखें तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ऊपर वाला जो ब्लू स्ट्रैंड है वो इसका ये एंड 3 प्राइम है और ये वाला एंड 5 प्राइम होगा। डीएनए पॉलीमरेज जो मूव कर रहा है उस धागे पे वो 3 टू 5 मूव कर रहा है, और जो नया धागा बना रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना रहा है। यानी 3 प्राइम वाला एंड है जिसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं। ये चूंकि कंटिन्यूअसली बन रहा है, सो दिस इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, और इसके अंदर सिर्फ एक बार प्राइम उसकी जरूरत पड़ेगी, आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली ऐड करता जाएगा। जबकि ये जो दूसरा स्ट्रैंड है इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करेगा और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे इस 3 प्राइम एंड के ऊपर। तो पहले ये वाला हिस्सा जो है वो बना, उसके बाद फिर ये यहाँ मूव किया, उसके बाद फिर इसने ये वाला हिस्सा बनाना शुरू किया। तो ये जो न्यू डीएनए है वो आपका रेड में बनाया है इन्होंने, और जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो असल में प्राइमर है। तो प्राइमर के बाद ये न्यू डीएनए ऐड किया, फिर यहाँ से डिटैच हुआ, इधर आया, इधर के प्राइमर से यहाँ जो है ना वो ऐड करना शुरू किया न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारे पास ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं जिनको जोड़ने के लिए हमें डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज द डायग्राम फ्रॉम द बुक। इसके अंदर ये रेप्लिकेशन बबल बना हुआ है, दिस एरिया इज नोन एज द रेप्लिकेशन फोर्क, ये लेबल भी हुआ है यहाँ पे, एंड दिस इज द एंजाइम हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता हुआ जा रहा है, एंड दीस टू आर डीएनए पॉलीमरेज। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो ऊपर वाला धागा है इसकी डायरेक्शन अगर मुझे बता दें, तो हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज इस धागे पे मूव करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन 3 होगी, 3 प्राइम, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये 5 प्राइम होगी। और जो नया धागा बन रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो नया धागा जो है उसका 5 प्राइम एंड इधर होगा, और हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं वो 3 प्राइम एंड के ऊपर होंगे। और चूंकि ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, सो दिस इज नोन एज द लीडिंग स्ट्रैंड। ये ऑपोजिट स्ट्रैंड है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में बनेगा, तो ये हमारे पास ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है, और ये जो स्ट्रैंड बनेगा नया ये कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। इनिशियली हमने जो एक चीज पढ़ी थी वो थी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, हमने देख लिया। दूसरा ये हमने एलोंगेशन देख ली न्यू स्ट्रैंड्स की। ये प्राइमिंग के बारे में थोड़ी सी बात। न्यू स्ट्रैंड का बनना जो है वो एलोंगेशन कहलाता है। एलोंगेशन के लिए जो एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज है, और कौन सी वैरायटी, डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। बट मसला ये कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, बिल्कुल स्क्रैच से काम स्टार्ट नहीं कर सकता।
तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड के साथ न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है, वो पहला न्यूक्लियोटाइड नहीं लगा सकता, ठीक है। तो उसके लिए जरूरत होती है एक शॉर्ट चेन की, जिसको हम शॉर्ट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की जिन्हें हम प्राइमर्स कहते हैं। प्राइमर जो है ये आरएनए के शॉर्ट पीसेस हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, और एक ही प्राइमर यूकैरियोट्स में रिक्वायर्ड होता है इस काम के लिए। तो उस एंजाइम को जो कि ये प्राइमर्स बनाता है, इस एंजाइम को हम कहते हैं प्राइमेज। प्राइमेज जो है वो डीएनए पॉलीमरेज का काम आसान करता है। अगर प्राइमेज ना हो तो प्राइमर्स नहीं बनेंगे, और प्राइमर्स नहीं बनेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकेगी। तो अब बारी आ रही है टर्मिनेशन की, यानी पूरा प्रोसेस जो है वो एंड हो रहा है। तो टर्मिनेशन के अंदर एक हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज की टाइप होती है टाइप 2, जो कि टर्मिनेशन से पहले प्रूफ रीडिंग करेगा, और प्रूफ रीडिंग के अंदर कोई भी अगर रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है मिस्टेकनली तो उसको रिमूव करेगा, ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि कोई भी म्यूटेशन ना आए। वैसे यूजुअली कम ही होता है, बहुत ही कोई 10,000 या 20,000 या फिर लाखों के अंदर जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने के बाद जो है वो कोई एक सिंगल म्यूटेशन आती है, बट अगेन उसको रीड किया जाता है और डीएनए को प्रिजर्व किया जाता है ताकि उसके अंदर कोई चेंजेस ना आए। दूसरा जो काम टर्मिनेशन के पॉइंट के ऊपर होता है वो ये होता है कि जो प्राइमर्स से उनको रिप्लेस किया जाता है। प्राइमर्स मैंने बताया था कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये चूंकि डीएनए है तो इनको जो है वो रिप्लेस किया जाएगा, और रिप्लेस करने वाला जो वो है हमारा एंजाइम, वो डीएनए पॉलीमरेज 1 है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो प्राइमरी के न्यूक्लियोटाइड्स को हटाता है, और यानी जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स थे एक्चुअली, और उनको डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और ओकाज़की फ्रेगमेंट जो है उन्हें आखिर में ज्वाइन कर दिया जाता है। जो प्राइमर न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हो रहा है, और ये काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। डीएनए पॉलीमरेज दो तरह का काम कर रहा है, एक तो एक्सोन्यूक्लियस का काम कर रहा है। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब उनको रिमूव कर रहा है, जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है उनको काट के हटा रहा है, और दूसरा पॉलीमरेज का काम भी कर रहा है, यानी ऐड भी कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स है वो सारे के सारे कंटीन्यूअस फॉर्म में आ जाते हैं, और दूसरा स्ट्रैंड भी एक कंटीन्यूअस स्ट्रैंड बन जाता है। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होती है। जो स्टेप्स और एंजाइम इनको इन्होंने समराइज किया हुआ है। तो स्टार्ट जो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का एक साइट होती है जो कि जैसे आपका हेलिकेज आइडेंटिफाई करता है। हेलिकेज आने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना शुरू करता है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, दो धागे अलग हो जाते हैं, तो फिर आपकी जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं वो इन धागों को होल्ड करके रखती हैं अपनी जगह पे। जो भी आपकी इस रेप्लिकेशन फोर्क के आगे पीछे जो भी ट्विस्टिंग हो रही होती है उसको डीएनए गायरेज एंजाइम, जिसे टोपोइसोमेरेज कहते हैं, वो अनबाउंड करता है। तो जो टेंशन है उसको रिलीज करने के लिए डीएनए गायरेज एंजाइम है, जिसे टोपोइसोमेरेज भी कहते हैं। 1 और 2 दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। अब जब हमारे दोनों धागे अलग हो गए तो अब दो तरह के स्ट्रैंड बन रहे हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है और एक हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है। प्राइमेज एंजाइम आता है, प्राइमेज एंजाइम एक शॉर्ट सीक्वेंस बनाता है जिसे आप प्राइमर कहते हैं। ये दोनों धागों के ऊपर बनता है। बस फर्क यह है कि प्राइमेज इसके अंदर एक प्राइमर बनाएगा जो कि कंटिन्यूसली आगे मूव करेगा, जबकि इसके अंदर मल्टीपल प्राइमर्स जो है उनकी नीड होगी। पॉलीमरेज 3 डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है उसको कंटिन्यू करता है, उसकी इलोंगेशन करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज सी कंटिन्यू करता है, इसकी इलोंगेशन करता है, और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है और वो रिमूव करता है प्राइमर्स को और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देता है। तो इस तरह से आपका लीडिंग स्ट्रैंड बन गया, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर ओकाज़की फ्रेगमेंट अगेन डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ऐड करता जाएगा प्राइमर्स के अंदर। इलोंगेशन होगी, इलोंगेशन का काम डीएनए पॉलीमरेज 3 करेगा। जब ये खत्म हो जाएगा काम और छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, अब आरएनए प्राइमर्स को हटाना है, उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, आरएनए प्राइमर्स को हटाएगा और उनकी जगह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स डालेगा और फिर ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम जो है वो लाइगेज कर देगा। सो दिस इज हाउ आपका डीएनए का रेप्लिकेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। ओके, सो ये छोटा सा पैराग्राफ है जो कि एक्सप्लेन करता है कि रेप्लिकेशन के अंदर स्टेबिलिटी कैसे रहती है और वेरिएबिलिटी कैसे आती है। तो जो पूरा हमारा प्रोसेस था उसके अंदर हमने देखा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी उसे एज इट इज रखने की कोशिश की गई है, स्टेबल रखने की कोशिश की गई है और कंसिस्टेंट रखने की कोशिश की गई है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है आपका जो प्रूफ रीडिंग एंजाइम होता है जिसे हम डीएनए पॉलीमरेज 3 कहते हैं। एक और रीजन जो कि स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी का होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ओल्ड और न्यू उसके दरमियान में बनती है, उसकी वजह से चेंजेस जो है वो बहुत वो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो आगे पीछे नहीं हो पाते। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है उसके अंदर लेकिन चांसेस होते हैं वेरिएबिलिटी आने के, चेंजेस आने के। उसकी वजह यह है कि इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस
एक सेकंड के अंदर 50 to 500 न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर सकता है। 50 to 500 न्यूक्लियोटाइड, तो इतना तेजी से जब काम होता है तो इट कैन हैपन कि कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड हो जाए। बट चूंकि डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो हमारे पास मौजूद होता है तो वो प्रूफ रीडिंग का काम करता है और जो भी इनकरेक्टली मैच बेसेस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। मेमेलियन सेल के अंदर अगर आप डीएनए उठा के देखेंगे तो हो सकता है कोई एक मिस्टेक आपको मिल जाए फॉर एवरी बिलियन बेस पेयर्स। तो इतना अच्छा प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म है कि कोई 1 बिलियन बेस पेयर्स के अंदर हो सकता है कि कोई आपको एक छोटी सी मिस्टेक मिल जाए जो कि प्रूफ रीडिंग सिस्टम से जो है वो गुजर के चली गई हो। एक और चीज जो कि इस प्रूफ रीडिंग के मैकेनिज्म को बेहतर बनाती है वो वन वे डायरेक्शनैलिटी है। डीएनए के अंदर जो है वो एक ही तरफ मूव करना होता है एंजाइम को, और वो एक ही तरफ मूव करते हुए जाता है और पेरेंटल डीएनए को पढ़ता जाता है और साथ में जो भी उसके साथ में जो डॉटर स्ट्रैंड बना है, चाहे वो लीडिंग हो चाहे वो लैगिंग हो, उसको मैच करता जाता है न्यूक्लियोटाइड्स को। एंड दिस इज हाउ अगर कहीं पर उसे मिस्टेक मिलती है तो उसको जो है वो रिमूव कर देता है। वेरिएबिलिटी क्यों आती है? वेरिएबिलिटी इस तरह से आती है कि कोई भी अगर प्रूफ रीडिंग के दौरान अगर कोई मिस्टेक रह जाती है तो उससे जो है वो जो बनने वाली प्रोटीन है उसके अंदर चेंज आ सकता है। तो ऐसा कोई भी चेंज जो कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर आता है, चाहे वो बड़े लेवल के ऊपर हो चाहे वो छोटे लेवल के ऊपर हो, चाहे वो सीक्वेंस के अंदर हो चाहे वो अमाउंट के अंदर हो, उसको हम म्यूटेशन का नाम देते हैं। म्यूटेशन जो है वो एक परमानेंट ऑल्टरेशन होती है, परमानेंट चेंज होता है डीएनए सीक्वेंस का। डिनोवो चेंजेस वो होते हैं जो कि खुद ब खुद आ जाते हैं, ये ड्यूरिंग रेप्लिकेशन आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिपेयर एंजाइम है वो उसे ना रीड कर पाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिपेयर एंजाइम जो है वो आपके अगर उनके अपने अंदर अगर कोई म्यूटेशन आ जाए तो उनका जो प्रूफ रीडिंग का प्रोसेस है वो जो है वो डिफेक्टेड हो जाएगा। जब उनका प्रूफ रीडिंग का प्रोसेस ही डिफेक्टेड हो जाएगा तो कोई भी म्यूटेशन अगर आएगी, कोई भी चेंज अगर आएगा तो वो उसको ना तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ना उसे करेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज जो कि वेरिएबिलिटी लाने के अंदर रोल प्ले कर सकती है वो है रेप्लिकेशन की टाइमिंग। लेट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है एक और फैक्टर है जो कि म्यूटेशन की तरफ लेके जाता है। लेट रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि जो भी सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस या मियोसिस, उससे पहले इंटरफेज होता है ना। उस इंटरफेज के 3 फेजेस होते हैं, एक G1 होता है, एक S फेज होता है और एक G2 फेज होता है। तो S फेज के अंदर जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द S फेज अगर हो रहा है या टुवर्ड्स G2 फेज हो रहा है तो लेट रेप्लिकेशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि चांसेस ऑफ म्यूटेशन आ जाए, चांसेस ऑफ म्यूटेशन और चांसेस ऑफ वेरिएबिलिटी हो। एक और कॉज जो कि एरर्स का होता है डीएनए के अंदर या फिर म्यूटेशन का होता है वो होता है टॉटोमेरिक फॉर्म्स। टॉटोमेरिज्म जो है ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर कोई एक मॉलिक्यूल डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है जो कि आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। यानी एक ही मॉलिक्यूल है जो कि 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, ए और बी के अंदर, और वो ए और बी जो है वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो सकती है और बी जो है वो ए में कन्वर्ट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये जो टॉटोमेरिक फॉर्म्स बनती हैं या जो टॉटोमेरिज्म होता है इसके अंदर हाइड्रोजन यूजुअली जो है वो शिफ्ट होता है एक एटम से दूसरे एटम में, और ये नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर होता है। तो ये जो चेंज फॉर्म होती है इन्हें हम टॉटोमेरिक फॉर्म कहते हैं, या इस चेंज को हम टॉटोमेरिक शिफ्ट कहते हैं। इस टॉटोमेरिक शिफ्ट की वजह से ये होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए था उसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है डीएनए के अंदर। और आपको पता है एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से उसका कोड चेंज हो सकता है, और एक कोड चेंज होने से अमाइनो एसिड, और एक अमाइनो एसिड चेंज होने से पूरे प्रोटीन का या तो स्ट्रक्चर या उसका फंक्शन जो है वो चेंज हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास है ग्वानिन। ग्वानिन 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, एक इसकी कीटो फॉर्म है जो कि कॉमन फॉर्म है, इस साइड जो फॉर्म्स आ रही है वो रेयर फॉर्म है, ठीक है। नॉर्मली ये इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है लेकिन ये इस फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो कीटो फॉर्म है वो नॉर्मल फॉर्म है। इसको अगर आप देखें ये जो डबल बॉन्ड के साथ ओ लगा हुआ है, एंड देन टॉटोमेरिक शिफ्ट अगर होता है तो इसके साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है। जब इसके साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा तो इसके जो 2 बॉन्ड्स थे उनमें से एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ लग गया और एक बॉन्ड बाकी रह गया। तो इस फॉर्म को हम नाम देते हैं इनॉल फॉर्म का, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये जो एडेनिन है ये कॉमनली जो पाया जाता है वो अमाइनो फॉर्म के अंदर पाया जाता है। अमाइनो फॉर्म के अंदर ये यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, जबकि अगर टॉटोमेरिक शिफ्ट आता है यानी ये अपनी फॉर्म चेंज करता है तो ये इम्यूनो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है। इसी तरह से थायमीन जो है ये कीटो फॉर्म के अंदर है नॉर्मली, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, अगर ये इनोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह जो साइटोसिन है वो भी अमाइनो फॉर्म के अंदर नॉर्मली पाया जाता है, लेकिन ये इम्यूनो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि नॉर्मली हमें पता है कि जो एडिनिन है और थायमिन है वो आपस से बाइंड करते हैं, लेकिन कौन सी फॉर्म एडिनिन की और कौन सी फॉर्म थायमिन की? तो एडिनिन की जो कॉमन फॉर्म है वो अमाइनो फॉर्म है और थायमिन की जो कॉमन फॉर्म है वो कीटो फॉर्म है। तो एडिनिन की अमाइनो फॉर्म थायमिन की कीटो फॉर्म के साथ बाइंड करती है नॉर्मली, जो कि डीएनए के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब खराबी कहाँ आती है? थायमिन जो है वो अगर कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? इनोल फॉर्म के अंदर। थायमिन कीटो फॉर्म से कन्वर्ट हो गया इनोल फॉर्म के अंदर, तो बजाय इसके कि वो एडेनिन को बाइंड करे, वो किसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है? वो गुआनिन की कीटो फॉर्म को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे बेस पेयरिंग खराब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जो नॉर्मली साइटोसिन है वो अमाइनो फॉर्म के अंदर होता है और गुआनिन जो है वो कीटो फॉर्म में होता है। साइटोसिन और गुआनिन बॉन्ड्स बनाते हैं। तो साइटोसिन अमाइनो फॉर्म में है और गुआनिन कीटो फॉर्म में के अंदर है। अगर साइटोसिन अमाइनो से इम्यूनो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो बजाय गुआनिन को अट्रैक्ट करने के ये एडेनिन को अट्रैक्ट कर लेगा, और जब ये एडेनिन को अट्रैक्ट कर लेगा तो बेस पेयरिंग खराब हो जाएगी। तो ये कहलाते हैं टॉटोमर्स, जो कि एक ही मॉलिक्यूल दो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, और इन फॉर्म्स के बनने की वजह से जो बेस पेयरिंग है वो खराब हो सकती है। तो अगर इस डीएनए जो वो है पॉलीमरेज जो प्रूफ रीडिंग करता है, अगर वो इसे पकड़ लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, तो वो इसे रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर रिप्लेस नहीं कर सकेगा तो फिर ये होगा कि डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, एंड दैट चेंज इज नोन एज म्यूटेशन। तो इससे बनने वाली प्रोटीन या तो स्ट्रक्चरली सही नहीं होगी या फिर फंक्शनली सही नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन।